फिसल कर गिर जाने के कारण माजी के सिर से खून अभी तक बहे जा रहा था। सुहानी को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस उसे इतना पता था कि किसी तरह माजी को बचा लेना है। उसने तुरंत अपने बेटे को आवाज़ लगाई, विनोद बेटा, जाकर तुम जल्दी से टैक्सी बुलाओ, दादी को अभी हॉस्पिटल लेकर जाना है। और हाँ, फ़ोन करके पापा को भी सूचना दे देना कि वो सीधे हॉस्पिटल चले आए। सुहानी ने किसी तरह अपने दुपट्टे को माजी के सिर पर लपेट दिया और जो भी पर्स में पैसे थे उसे लेकर वो गाड़ी में माजी को बैठाकर हॉस्पिटल पहुंच गई। माजी को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाया गया। माजी अभी तक बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने जांच करके नर्स को तुरंत उन्हें ऑपरेशन रूम में ले जाने का आदेश दिया। माजी को ऑपरेशन रूम में जाते देखकर सुहानी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। तुम मेरी माँ का किस तरह से ख्याल रखती हो? इस तरह से कैसे वो गिर गई? तुम क्या कर रही थी? निखिल आते ही अपनी पत्नी पर चिल्ला पड़ा। नहीं निखिल, तुम गलत समझ रहे हो। मैं किचन में काम कर रही थी, तभी माजी की आवाज़ सुनाई दी। वो पानी का ग्लास झुक कर उठाने के चक्कर में फिसल कर व्हीलचेयर से गिर गई। बताते बताते सुहानी रोने लगी। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे निखिल ने तो सुहानी को ही दोषी करार दे दिया हो। पापा, इन सब के बारे में हम लोग घर चलकर बात करेंगे। यह हॉस्पिटल है, सब देख रहे हैं, कृपया शांत हो जाइए, विनोद ने कहा। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर साहब जब निकले तब निखिल ने पूछा कि उसकी माँ कैसी है। तब डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी ने सही समय पर उन्हें यहाँ एडमिट करवा दिया, नहीं तो थोड़ी देरी होने से उनकी जान जा सकती थी। फिलहाल वो खतरे से अभी बाहर है, अभी वो बेहोश है। कुछ घंटे बाद आप उनसे मिल सकते हैं। कुछ देर बाद जब माजी को होश आया तो वो अपने बेटे बहू को बुलाने के लिए नर्स को बोली। अंदर प्रवेश करते ही निखिल माँ के गले लग गया। माँ, मैं तो बहुत घबरा गया था कि आपको क्या हो गया। आप खुद ग्लास उठाने के लिए नीचे क्यों झुकी थी? आप तो बहू को भी आवाज़ लगा सकती थी। मुझे पता है आपने लगाई भी होगी, पर उसने आपकी बात अनसुनी कर दी होगी, इसलिए आप आज यहाँ एडमिट है। मैं आपके लिए एक 24 घंटे का नर्स नियुक्त कर दूंगा, जिससे आपकी अच्छे से देखभाल हो सके, क्योंकि आपकी बहू आपका ख्याल रखते रखते शायद तंग आ गई होगी। सुहानी अब रोने लगी और माजी से माफ़ी मांगने लगी। बहू, तू रो क्यों रही है? इसमें तेरी गलती कहाँ है? निखिल बेटा, ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि सुहानी मेरा कितना ख्याल रखती है। दिन रात मेरे आसपास ही सुहानी रहती है। तुम्हें तो शायद ये भी पता नहीं होगा कि मुझे कौन सी दवाइयाँ कब कब किस समय खाने होते हैं। मेरा ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा कब रहता है। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे सुहानी जैसी बहू नसीब हुआ है। मुझ जैसे अपाहिज को इस तरह की सेवा कौन करता है? तुम तो रात को ऑफिस से आते हो, पर एक बार भी तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि माँ के पास चलकर उनसे थोड़ा बात कर लें? कभी तुम मुझसे मिलने तक नहीं आते। छुट्टी वाले दिन तो तुम बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने या पार्टी करने निकल जाते हो। आज तुमने यह बहुत गलत किया कि मेरी बहू को ही दोषी बना दिया, जबकि वही मेरा सब कुछ देखभाल करती है। सही मायने में दोषी मेरी बहू नहीं बल्कि तुम हो। यह सबको पता है कि बुढ़ापे का सहारा सिर्फ बेटा ही होता है, लेकिन मुझे अपनी बहू पर गर्व है, क्योंकि सही मायने में बुढ़ापे का सहारा एक बहू के सिवा और कोई नहीं होता। बेटा तो सुबह निकल जाता है ऑफिस के लिए, पर घर पर सारे काम बहू ही करती है। बच्चों की परवरिश तथा बूढ़े सास ससुर की सेवा एक बहू ही करती है। माजी की बातें सुनकर निखिल को अपने आप पर दुख हो रहा था कि वो अपनी पत्नी को ही अनजाने में दोषी बना दिया। सही कहा है आपने माँ, घर की नींव बहू के हाथों में ही होता है। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।